कहानियों के सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं उर्दू अदब के सबसे बेबाक और दर्द को सच लिखने वाले अफसानागार सआदत हसन मंटो की मशहूर कहानी आखिरी सैल्यूट। मंटो की ज़िंदगी खुद किसी कहानी से कम नहीं थी। बंटवारे के बाद जब वे बम्बई छोड़कर पाकिस्तान गए तो सिर्फ उनका शहर नहीं छूटा था, उनके दोस्त, उनकी महफिलें, उनकी यादें सब पीछे रह गए थे। एक बार मंटो अपने दोस्तों से कह रहे थे कि अजीब बात है, कल तक जिन लोगों के साथ कर बैठकर चाय पी, हंसे, बहस की, आज वही लोग दूसरे मुल्क के कहलाने लगे। कहा जाता है कि पार्टीशन के दिनों में मंटो को सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि इंसानों के बीच अचानक हम और वो की दीवार खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि सरहदें खींचते ही रिश्तों की पहचान बदल गई। दोस्त लोग दुश्मन कहलाने लगे और इंसान का नाम पूछने से पहले उसका मजहब पूछा जाने लगा। यही दर्द उनकी कहानियों में बार बार दिखाई देता है। आखिरी सैल्यूट भी उसी टूटन और उसी बिछड़न और उसी इंसानी दर्द से जन्मी कहानी है। यह कहानी हमें दो लोगों की दुनिया में ले जाती है जो कभी एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन हालात उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां फर्ज और इंसानियत एक दूसरे से टकराने लगते हैं। मंटो बिना भाषण दिए बहुत खामोशी से एक बड़ा सवाल पूछते थे, क्या मुल्कों की सरहदें दिल के रिश्ते को मिटा सकती है? ये कहानी सिर्फ दो फौजियों की नहीं, बल्कि उन सरहदों की कहानियां हैं जो इंसानों को बांट देती हैं, लेकिन यादों, रिश्तों और इंसानियत को नहीं बांट पाती। जंग खत्म हो जाती हैं, वर्दियां बदल जाती हैं, मुल्क बदल जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते आखिरी सांस तक दिल में जिंदा रहते हैं। मंटो अपनी इस कहानी में देश, दोस्ती और इंसानियत के बीच चल रही उस खामोश लड़ाई को दिखाते हैं जहां गोली से ज्यादा दर्द यादें देती हैं। तो आइए महसूस करते हैं आखिरी सैल्यूट की उस दुनिया को जहां सिर्फ सलाम नहीं, बल्कि बिछड़ते हुए इंसानों का आखिरी एहतराम बन जाता है। आखिरी सैल्यूट। यह कश्मीर की लड़ाई की अजीबोगरीब थी। सूबेदार रब नवाज का दिमाग ऐसी बंदूक बन गया था जैसे जंग का घोड़ा खराब हो गया हो। पिछली बड़ी जंग में वो कई महाजों पर लड़ चुका था, मारना और मरना जानता था। छोटे बड़े अफसरों की नज़रों में उसकी बड़ी तौकीर थी, इसलिए कि वो बहुत बड़ा, निडर और समझदार सिपाही था। प्लाटून कमांडर मुश्किल काम हमेशा उसे ही सौंपते थे और वह उनसे ओहदा बरवा होता था। मगर इस लड़ाई का ढंग ही निराला था। दिल में बड़ा वलवला और बड़ा जोश था। भूख प्यास से बेपरवाह सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देने की। मगर जब उनसे सामना होता तो जानी पहचानी सूरतें नजर आती। बाज दोस्त दिखाई देते, बड़े बगली किस्म के दोस्त जो पिछली लड़ाई में उसके दोस्त बदोस्त इत्तेहादियों के दुश्मनों से लड़े थे, मगर अब जान के प्यासे बने हुए थे। सूबेदार अब नवाज सोचता था कि ये सब ख्वाब तो नहीं। पिछली बड़ी जंग का ऐलान, भर्ती कदर, आवर छातियों की पैमाइश, पीटी, जान मारी और फिर महाज, इधर से उधर से आखिरी जंग का खात्मा, फिर एकदम पाकिस्तान का क़ियाम और साथ ही कश्मीर की लड़ाई। ऊपर तले कितनी चीजें। रब नवाज सोचता था कि करने वाले ने यह सब कुछ सोच समझ कर किया है, ताकि दूसरे लोग बौखला जाए और कुछ समझ ना सके। वरना यह भी कोई बात थी कि इतने बड़े इंकलाब बर्पा हो जाए। इतनी बात तो सूबेदार रब नवाज को समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर हासिल क्यों करना है? यह भी अच्छी तरह समझता था कि इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए उसको इल्हाक असद जरूरी है। मगर निशाना बांधते हुए अब उसे कोई जानी पहचानी शक्ल नजर आ जाती तो कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो किस गरज के लिए लड़ रहा है, किस मकसद के लिए उसने बंदूक उठाई है। और वो ये गालिबन इसलिए भूलता था कि उसे बार बार खुद को याद कराना पड़ता था कि अब वो सिर्फ तनख्वाह, जमीन के मुरब्बा और तमगों के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन की खातिर लड़ रहा है। यह वतन पहले उसका भी वतन था, वो इसी इलाके का रहने वाला था जो पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया। अब उसे अपनी उसी हम वतन के खिलाफ लड़ना था जो कभी उसका हमसाया होता था, जिसके खानदान से उसके खानदान के पुश्तापुश्त देरीना मराम थी। अब उसका वतन वो था जिसका पानी तक उसने कभी नहीं पिया था, पर अब उसकी खातिर एकदम उसके कांधे पर बंदूक रखकर यह हुक्म दे दिया गया था कि जाओ,
ये जगह जहां तुमने अपनी घर के लिए 2 ईंटें भी नहीं चुनी, जिसकी हवा और पानी का मजा अभी तुम्हारे मुंह में ठीक तौर पर नहीं बैठा, वो तुम्हारा वतन है। जाओ उसकी खातिर पाकिस्तान से लड़ो, उस पाकिस्तान से जिसने ऐन दिल में तुमसे अपनी उम्र के इतने बरस गुजारे हैं। रब नवाज सोचता था कि यही दिल उन मुसलमान फौजियों का है जो हिंदुस्तान में अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए। वहां उनसे सब कुछ छीन लिया गया था और यहाँ आकर तो उन्हें कुछ नहीं मिला, अलबत्ता बंदूकें मिल गई है, उसी वजन की, उसी शकल की, उसी मार्क और छाप की। पहले सब मिलकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ते थे जिनको उन्होंने पेट और इनाम और मकरूम की खातिर अपना दुश्मन यकीन कर लिया था। अब वो खुद 2 हिस्सों में बट गए। पहले सब हिंदुस्तानी फौजी कहलाते थे, मगर अब एक पाकिस्तानी था और दूसरा हिंदुस्तानी। उधर हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तानी फौजी थे। रब नवाज जब उनके मुगल्लिक होता तो उसके दिमाग में एक अजीब गड़बड़ सी पैदा हो जाती। जब वो कश्मीर के मुतल्लिक सोचता तो उसका दिमाग बिल्कुल जवाब दे जाता। पाकिस्तानी फौजी कश्मीर के लिए लड़ रहे थे या कश्मीर के मुसलमानों के लिए? अगर उन्हें कश्मीर के मुसलमानों के लिए ही लड़ाया जाता था तो हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमानों के उन्हें लड़ने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? अगर ये जंग ठेठ इस्लामी जंग थी तो दुनिया में दूसरे इस्लामी मुल्क भी हैं, वो उसमें हिस्सा क्यों नहीं लेते? रब नवाज अब बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था। ये बारीक बातें फौजी को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उसकी अकल मोटी होनी चाहिए, क्योंकि मोटी अकल वाला ही अच्छा सिपाही हो सकता है। मगर फितरत से मजबूर कभी कभी वो चोर दिमाग से उन पर भी गौर कर ही लेता और बाद में अपनी इस हरकत पर खूब हंसता था। दरियाई किशन गंगा के किनारे एक सड़क के लिए जो मुजफ्फराबाद से करन जाती है, कुछ अरसे से लड़ाई हो रही थी। करीब लड़ाई थी। रात की बाद औकात आसमान की पहाड़ी या फायरों के बजाय गंदी गंदी गालियों से गूंज उठती। एक मर्तबा सूबेदार रब नवाज अपने पलटून के जवानों के साथ सब खून मारने के लिए तैयार हो रहा था। दूर नीचे एक खाई से गालियों का शोर उठा। पहले तो वो घबरा गया। ऐसा लगता था कि बहुत से भूत मिलकर नाच कर रहे हैं और जोर जोर से कह लगा रहे हैं और बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम, ये क्या हो रहा है? एक जवान ने गूंजती हुई आवाजों से मुखातिब होकर कहा, ये बड़ी गाली दी। और रब नवाज से कहा, सूबेदार साहब गालियां दे रहे हैं अपनी माँ के यार। रब नवाज ये गालियां सुन रहा था तो बहुत उकसाने वाली लगी थी। उसके जी में आए कि वजन बोल दे, मगर ऐसा करना गलती थी। चुनाचे वो खामोश रहा। कुछ देर जवान भी खामोश रहे, मगर जब पानी सर से गुजर गया तो उन्होंने गला फाड़ फाड़ के गालियां लुढ़काना शुरू कर दी। रब नवाज के लिए इस किस्म की लड़ाई बिल्कुल नई थी। उसने जवानों को 2-3 मरतबा खामोश रहने के लिए कहा, मगर गालियां ही कुछ ऐसी थी कि जवाब दिए बिना इंसान से रहा नहीं जाता। दुश्मन के सिपाही नजर से ओझल थे। रात को तो खैर अंधेरा था, मगर वो दिन को भी नजर नहीं आते। सिर्फ उनकी गालियां नीचे पहाड़ी के कदमों से उठती और पत्थरों के साथ टकरा कर हवा में हल हो जाती। रब नवाज की पलटून के जवान जब उन गालियों का जवाब देते तो उनको ऐसा लगता था कि वो नीचे नहीं जाती, ऊपर को उड़ जाती है। इससे उनको काफी कोफ्त होती थी। चुनाचे उन्होंने झुंझलाकर हमला करने का हुक्म दे दिया। रब नवाज को वहां की पहाड़ियों में एक अजीब बात नजर आई थी। चढ़ाई की तरफ कोई पहाड़ी दरख्तों और बूंदों से लदी फदी रहती थी और उतराई की तरफ गंजी, कश्मीरी हितों के लिए सर की तरह। किसी की चढ़ाई का हिस्सा गंजा होता तो उतराई की तरफ एक दरख्त ही दरख्त होते, चीड़ के लंबे लंबे तनावदार दरख्त, जिनसे बटे हुए धागों के जैसे पत्तों पर फौजी बूट फिसल जाते। जिस पहाड़ी पर सूबेदार रब नवाज की पलटून थी, उसकी उतराई दरख्त और झाड़ियों से बेनियाज थी। जाहिर है कि हमला बहुत ही खतरनाक था, मगर सब जवान हमले के लिए बाखुशी तैयार थे। गालियों का इंतकाम लेने के लिए वो बेताब थे। हमला हुआ और कामयाब रहा। 2 जवान मारे गए, 4 जख्मी हुए। दुश्मन के 3 आदमी खेत रहे, बाकी रसद का कुछ सामान छोड़कर भाग निकले। सूबेदार रब नवाज और उनके जवानों को इस बात का बड़ा दुख था कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही उनके हाथ न लगा, जिसकी वो खातिरदारी खूब गालियों से करते और उसको मजा चखाते।
मगर ये मोर्चा फतह करने से वो एक बड़ी अहम पहाड़ी पर काबिज हो गए थे। वायरलेस के जरिए सूबेदार अब नवाज ने प्लाटून कमांडर मेजर असलम को फौरन ही अपने हमले के इस नतीजे से मुतल्ला कर दिया था और शाबाशी वसूल कर ली थी। करीब करीब हर पहाड़ी की चोटी पर पानी का एक तालाब सा होता था। इस पहाड़ी पर भी तालाब था, मगर दूसरी पहाड़ियों के तालाबों के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसका पानी भी बहुत साफ और सपाक था। गो मौसम सख्त सरद था, मगर सब नहाए, दांत बजते रहे, मगर उन्हें कोई परवाह न थी। वो अभी इस सगल में मसरूफ थे कि फायर की आवाज़ आई और सब नंगे ही लेट गए। थोड़ी देर के बाद सूबेदार अब नवाज खान ने दूरबीन लगाकर नीचे ढलवानों पर नजर दौड़ाई, मगर उसे दुश्मन के छुपने की जगह का पता न चला। उसके देखते देखते एक और फायर हुआ। दूर उतराई के फौरन बाद एक निस्तबन छोटी पहाड़ी की डाड़ी में उसको एक धुआं उड़ता हुआ नजर आया। उसने फौरन ही अपने जवानों को फायर करने का हुक्म दिया। उधर से धड़ाधड़ फायर हुए, इधर से जवाबन गोलियां चलने लगी। सूबेदार रब नवाज ने दूरबन से दुश्मन की पोजीशन का बगौर मुताला किया। वो गालिबन बहुत बड़े पत्थरों के पीछे महफूज थे, मगर ये मुहाफिज दीवार बहुत ही छोटी थी। ज़्यादा देर तक वो जमे नहीं रह सकते थे। इनमें जो इधर उधर हटता, उसका सूबेदार अब नवाज की जद में आना यकीनी था। थोड़ी देर फायर होते रहे। इसके बाद रब नवाज ने अपने जवानों को मना कर दिया कि वे गोलियां ना चलाएं, सिर्फ ताक में रहे। जो ही दुश्मन का कोई सिपाही पत्थरों की दीवार से निकलकर इधर उधर जाने की कोशिश करे, उसको उड़ा दो। ये हुक्म देकर उसने अपने आलिफ नंगे बदन की ओर देखा और बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम, कि कपड़ों के बगैर आदमी कितना हैवान मालूम होता है। लंबे लंबे वक्फों के बाद उसने दुश्मन की ओर इक्का दुक्का फायर होता रहा। यहां से उसका जवाब कभी कभार दे दिया जाता। यह खेल पूरे 2 दिन रहा। मौसम एकल्लत बहुत सर्द हो गया और इस सर्द के दिन खून भी मुंजमिद होने लगता। जुनाचे सूबेदार रक्त नवाज ने चाय के दौर शुरू कर दिए। हर वक्त आग पर केतली धरी रहती। जो ही सर्दी ज्यादा सताती, एक और गरम गरम मसरूफ हो जाता। वैसे दुश्मन पर बराबर निगाह थी। एक हटता तो दूसरा तुरंत दूरबीन लेकर बैठ जाता। हड्डियों तक उतर जाने वाली सर्द हवा चल रही थी। उधर जवान ने जो पहरेदार था, पत्थरों की ओर दीवार के पीछे कुछ गड़बड़ हो रही थी। सूबेदार ने उस रब नवाज से उसे दूरबीन ली और गौर से देखा। उसे हरकत नजर नहीं आई, लेकिन फौरन ही एक आवाज बुलंद हुई और देर तक उसकी गूंज आसपास की पहाड़ियों से टकराती रही। रब नवाज उसका मतलब न समझा। उस जवाब में उसने अपनी एक बंदूक दाग दी। उसकी गूंज दबी तो फिर से उधर आवाज बुलंद हुई और साफ तौर पर उसमें मुखातिब थी। रब नवाज समझाया, चिल्लाया रब नवाज कि खिंजीर की दुम, बोल क्या कहता है तू। फासला ज्यादा नहीं था। रब नवाज के अल्फाज दुश्मन तक पहुंच गए, क्योंकि वहां किसी ने कहा कि गाली न दे भाई। रब नवाज ने अपने जवानों की तरफ देखा और बड़े झुंझलाए हुए तवज्जो के साथ कहा, भाई। फिर वो अपने मुंह के आगे दोनों हाथ का भोंपू बनाकर चिल्लाया, भाई होगा तेरी अम्मा का जना, यहां सब तेरी माँ के यार हैं। एकदम उधर से एक जख्मी आवाज बुलंद हुई, रब नवाज। रब नवाज कांप गया। यह आवाज आसपास की पहाड़ियों से सर फोड़ती रही और मुख्तलिफ अंदाज में रब नवाज दोहराती रही। बिल आखिर खून मुंजमिद कर देने वाली सर्द हवा के साथ जाने कहां उड़ गई। रब नवाज बहुत देर तक चौंका। यह कौन था? फिर वो आहिस्ते से बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम। उसको इतना मालूम था कि टेटवाल के महाज पर सिपाहियों की अक्सरियत 6/9 रेजिमेंट की है। वो भी उसी रेजिमेंट में था, मगर ये आवाज किसकी थी? वो तो ऐसे बेशुमार आदमियों को जानता था जो कभी उसके अजीज रहे, लेकिन कुछ ऐसे जिनसे उनकी दुश्मनी थी, चंद जाति अगराज की बिना पर। लेकिन ये कौन था जिसने उसको गाली का बुरा मानकर उसे चीख कर पुकारा था? रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, मगर पहाड़ी की हिलती हुई छिद्री डाड़ी में उसे कोई नजर न आया। दोनों हाथों का भोंपू बनाकर उसने जोर से अपनी आवाज उधर फेंकी, यह कौन था?
रब नवाज बोल रहा है, रब नवाज, रब नवाज। ये रब नवाज भी कुछ देर पहाड़ियों के साथ टकराता रहा। रब नवाज बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम। फौरन ही उधर से आवाज, मैं हूं राम सिंह। रब नवाज ये सुनकर कुछ यूं उछला जैसे वो छलांग मारकर दूसरी तरफ जाना चाहता है। पहले उसने अपने आप से कहा, राम सिंह। फिर हलक फाड़ के चला, राम सिंह, ओए राम सिंघा, खिंजीर की दुम। खिंजीर की दुम अभी पहाड़ियों के साथ टकरा टकरा कर पूरी तरह गुम हुई नहीं थी कि राम सिंह की फटी आवाज फिर बुलंद हुई, ओए कुमार के खोते। रब नवाज फूफू करने लगा। जवानों की तरफ रोबदार नजरों से देखते हुए बढ़वाए, बकता है खिंजीर की दुम। फिर उसने राम सिंह को जवाब दिया, ओए बाबा टल के कहाड़ प्रसाद, ओए खिंजीर के झटके। राम सिंह बेतहासा कहकाने लगा। रब नवाज भी जोर जोर से हंसने लगा। पहाड़िया ये आवाज बड़े खलंडरे आवाज में एक दूसरे की तरफ उछालती रही। सूबेदार रब नवाज के जवान खामोश थे। जब हंसी का दौर खत्म हुआ तो उधर से राम सिंह की आवाज बुलंद हुई, देखो यार, हमें चाय पीनी है। रब नवाज बोला, पियो, ऐश करो। राम सिंह चलाए, ओए ऐश किस तरह करे, सामान तो हमारा उधर पड़ा है। रब नवाज ने पूछा, किधर? राम सिंह की आवाज आई, उधर जिधर तुम्हारा फायर हमें उड़ा सकता है। रब नवाज हंसा, तो क्या चाहते हो खिंजीर की दुम? राम सिंह बोला, यार हमें हमारे सामान ले आने दो। तो ले आ, यह कहकर उसने अपने जवानों की तरफ देखा। राम सिंह की तस्वीर भरी आवाज बुलंद हुई, तू उड़ा देगा कुमार के खोते, उड़ा देगा तू। रब नवाज ने भन्ना कर कहा, वक्त नहीं, भाई संतोष सर के कछुए। राम सिंह फिर हंसा, कसम खा नहीं मारेगा। रब नवाज ने पूछा कि किसकी कसम खाऊं? राम सिंह ने कहा कि किसी की भी खा ले। रब नवाज हंसा, ओए मंगवा ले यार, जा मंगवा ले अपने सामान। चंद लम्हा खामोशी रही। दूरबीन एक जवान के हाथ में थी। उसने मानी खेद नजरों से सूबेदार रब नवाज की ओर देखा। बंदूक चलाने ही वाला था कि रब नवाज ने उससे मना किया, नहीं नहीं। फिर उसने दूरबीन लेकर खुद ही देखा। एक आदमी डरते डरते पंजों के बल पत्थरों के अकब से निकलकर जा रहा था। थोड़ी कुछ देर इस तरह चलकर वो उठा और तेजी से भागा और कुछ दूर झाड़ियों में गायब हो गया। 2 मिनट बाद वापस आया तो उसके दोनों हाथों में कुछ सामान था। एक लहजे के लिए वो रुका, फिर तेजी से ओंजल हुआ तो रब नवाज ने अपनी बंदूक चला दी। तड़ाक के साथ ही रब नवाज का कहकहा बुलंद हुआ। ये दोनों आवाजें मिलकर कुछ देर झंझनाती रही। फिर राम सिंह की आवाज आई, थैंक यू, नो मेंशन। रब नवाज ने यह कहकर जवानों की तरफ देखा और बोला, एक राउंड हो जाए। तफरीह के तौर पर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। फिर खामोशी हो गई। रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा कि पहाड़ी की दाढ़ी में से धुआं उठ रहा है। वो पुकारा, चाय तैयार कर ली राम सिंघा? जवाब आया, अभी कहाँ, वही कुमार के खोते। रब नवाज जात का कुमार था। जब कोई उसकी तरफ इशारा करता तो गुस्से से उसका खून खोलने उठता, लेकिन सिर्फ एक राम सिंह के मुंह से वो इसे बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए कि वो उसका बेतकल्लुफ दोस्त था। एक ही गांव में वो पलकर जवान हुए थे। दोस्त की उम्र में सिर्फ चंद दिनों का फर्क था। दोनों के बाप, फिर उनके बाप एक दूसरे के दोस्त थे। एक ही स्कूल में प्राइमरी तक पढ़ते थे और एक ही दिन फौज में भर्ती हुए थे। पिछली बड़ी जंग में कई जहाजों पर इकट्ठा लड़े थे। रब नवाज अपने जवानों की नजरों में खुद को खसीब महसूस करके बड़बड़ाया, खंजीर की दुम, तो अब भी बाज नहीं आता। फिर वो राम सिंह से मुखातिब हुआ, बक नहीं हुई खुत्ते की जूं। राम सिंह का कहकहा बुलंद हुआ। रब नवाज ने ऐसे ही शिस्त बांधी हुई थी। तफरीन उसने ललबली दबा दी। तड़ाक के साथ एक फलक सिगाफ चीख बुलंद हुई। रब नवाज ने फौरन दुर्बन उठाई और देखा कि एक आदमी नहीं, राम सिंह पेट पकड़े पत्थरों की दीवार से जरा हटकर दोहरा हुआ और गिर पड़ा। रब नवाज ने जोर से चीखा, राम सिंह, और उछलकर खड़ा हो गया। उधर से बैक वक्त 3-4 फायर हुए
और एक गोली रब नवाज का दायां बाजू चीरती हुई निकल गई। फौरन ही वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से फायर शुरू हो गए। इधर कुछ सिपाहियों ने गड़बड़ से फायदा उठाकर पत्थरों के अकब से निकलकर भाग जाना चाहा। उधर से फायर जारी थे मगर निशाने पर कोई न बैठा। रब नवाज ने अपने जवानों को उतरने का हुक्म दिया। 3 फौरन ही मारे गए, लेकिन उफ्ता व खिजा बाकी जवान दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए। राम सिंह खून में लथपथ पथरीली जमीन पर पड़ा करा रहा था। गोली उसके पेट में लगी थी। रब नवाज को देखकर उसकी आंखें तमतमा उठी। मुस्कुराकर उसने कहा, ओए कुमार के खोते, ये तूने क्या कर दिया? रब नवाज राम सिंह के जख्म अपने पेट पर महसूस कर रहा था, लेकिन वो मुस्कुराकर उस पर झुका और दोजानू होकर उसकी पेटी खोलने लगा। खंजीर की दुम, तुमसे किसने कहा बाहर निकलने को? पेटी उतारते हुए राम सिंह को सख्त तकलीफ हुई। दर्द से वो चिल्ला चिल्ला पड़ा। जब पेटी उतर गई तो रब नवाज ने जख्म का मुआयना किया, जो बहुत खतरनाक था। तो राम सिंह ने रब नवाज का हाथ दबाकर कहा, मैं अपने आप दिखाने के लिए बाहर निकला था कि तूने ओए रब के पुत्र फायर कर दिया। रब नवाज का गला रूंध गया। कसम वद्दुल्लाह शरीफ की, मैंने ऐसे बंदूक चलाई थी। मुझे नहीं मालूम था खोते सिंह तू बाहर निकल रहा है। मुझे अफसोस है। राम सिंह का खून काफी बह निकला था। रब नवाज और उसके साथी कई घंटों के बाद वहां पहुंचे थे। इस अरसे तक तो पूरी एक मसूक खून की खाली हो सकती थी। रब नवाज को हैरत थी कि इतनी देर तक राम सिंह जिंदा रह सका है। उसको उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा। हिलना डुलाना गलत था। चुनाचे उसने फौरन वायरलेस के जरिए एक प्लाटून कमांडर से दरखास्त की थी कि जल्दी एक डॉक्टर रवाना किया जाए। उसके दोस्त राम सिंह जख्मी हो गए हैं। डॉक्टर का वहां तक पहुंचना, फिर वक्त तक पहुंचना बिल्कुल मुहाल था, नामुमकिन था। रब नवाज को यह यकीन था कि राम सिंह सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान है। फिर भी वायरलेस पर पैगाम पहुंचा दिया। उसने मुस्कुरा कर राम सिंह से कहा, डॉक्टर आ रहा है, फिक्र ना कर। राम सिंह बड़ी नफीक आवाज में सोचते हुए बोला, फिक्र किसी बात की नहीं, यह बता कि मेरे कितने जवान मारे तुम लोगों ने? रब नवाज ने जवाब दिया कि सिर्फ एक। राम सिंह की आवाज और ज्यादा नहीफ हो गई, तेरे कितने मारे गए? रब नवाज ने झूठ बोला कि 6। यह कहकर उसने मनीखेज नजरों से अपने जवानों की तरफ देखा। 6 6। राम सिंह ने एक एक आदमी अपने दिल में गिना। मैं जख्मी हुआ तो वे बहुत बददिल हो गए थे। मैंने कहा, खेल जाओ और अपनी दुश्मन की जान से। 6 ठीक है। फिर उसने मांझी के धुंधलकों में चला गया। रब नवाज, याद है वो दिन तुम्हें? और राम सिंह बीते दिन याद करने शुरू कर दिए। खेल खलियानों की बातें, स्कूल के किस्से, 6-9 जाट रेजिमेंट की दास्तानें, कमांडिंग अफसरों के लतीफ़े और बाहर के मुल्कों में अजनबी औरतें के मुआसके। उनका जिक्र करते हुए राम सिंह को कोई बहुत दिलचस्प वाक़या याद आया और हंसने लगा तो उसके ठेस लगी, मगर उसने परवाह न करते हुए जख्म के ऊपर से हंसकर कहने लगा, ओए सुअर के तिल, याद है तुम्हें वो मैडम? रब नवाज ने पूछा कि कौन? राम सिंह ने कहा, वो इटली की, क्या नाम रखा था हमने उसका? बड़ी मालखोर औरत थी। रब नवाज को फौरन ही वो औरत याद आ गई। हाँ हाँ, वो मैडम, मनीता फंतो। पैसा खत्म, तमाशा खत्म, पर तुझसे कभी कभी रियायत कर देती थी, मसोलिनी की बच्ची। राम सिंह जोर से हंसा और जख्म के जमे हुए खून का एक लोथड़ा बाहर निकल आया। सरसरी तौर पर रब नवाज ने जो पट्टी बांधी थी वो खिसक गई थी। उसे ठीक करके उसने राम सिंह से कहा, अब खामोश रहो। राम को बहुत तेज बुखार था। उसके दिमाग, उसके बाइस बहुत तेज हो गया। उसके बोलने की ताकत नहीं रही, मगर फिर भी बोले चले जा रहा था। कभी कभी रुक जाता, जैसे ये देख रहा हो कि टंकी में कितना पेट्रोल बाकी है। कुछ देर बाद उस पर हिजियानी कैफियत तारी हो गई। लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट भी आते हैं जो उसे होश व हवास सलामत होते थे। इन्हीं वक्फों में
उसने एक मर्तबा नवाज से सवाल किया, यार सच्चो सच बताओ, क्या तुम लोगों को वाकई कश्मीर चाहिए? रब नवाज ने पूरे खुलूस के साथ कहा, हाँ राम सिंघा। राम ने फिर से सिर हिलाया, कहा, नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम्हें वर्गलाया गया है। रब नवाज ने उसको यकीन दिलाने के अंदाज में कहा, तुम्हें वर्गलाया गया है, कसम पंजतन पाक की। राम सिंह ने रब नवाज का हाथ पकड़ लिया और बोला, कसम न खा यारा, कसम न खा, ठीक होगा। लेकिन उसका लहजा साफ बता रहा था कि उसको रब नवाज की कसम का यकीन नहीं। दिन ढलने से कुछ देर पहले प्लाटून कमांडेंट मेजर असलम आया। उसके साथ चंद सिपाही थे, मगर डॉक्टर नहीं था। राम सिंह बेहोशी और नजा की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर आवाज इस कदर कमजोर और शिकस्ता थी कि कुछ समझ में नहीं आता था। मेजर असलम भी 6 नौ जाट रेजिमेंट का ही था और राम सिंह को बहुत अच्छी तरह जानता था। रब नवाज ने सारे हालात दरियाफ्त करने के बाद उसने राम सिंह को बुलाया, राम सिंह, राम सिंह। राम सिंह ने अपनी आंखें खोली और लेटे लेटे अटेंशन होकर उसने सैल्यूट किया, लेकिन फिर आंख खोलकर उसने एक लहजे के लिए गौर से मेजर असलम की ओर देखा। उसका सैल्यूट करने वाला अकड़ा हुआ हाथ एकदम गिर पड़ा। झुंझलाकर उसने बड़बड़ाना शुरू किया, कुछ नहीं हो ये राम सैया, भूल गया तू सुअर के नल्ला कि ये लड़ाई। और ये कहते कहते राम सिंह अपनी बात पूरी न कर सका। बंद होती हुई आंखों से उसने रब नवाज की तरफ नीम सांवलिया अंदाज में देखा और सर्द हो गया। तो ये थी शहादत हसन मंटो की बेहद मार्मिक कहानी, आखिरी सैल्यूट। ऊपर से देखने पर यह कहानी दो फौजियों और उनके रिश्ते की कहानी है, लेकिन असल में मंटो यहाँ पार्टीशन के उस दर्द को दिखाते हैं जिसमें इंसानों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जो लोग कभी एक दूसरे के अपने थे, उन्हें आज अचानक दुश्मन बना दिया गया। न उनके दिल बदले, न यादें, सिर्फ सरहदें बदल गई। और शायद इसी वजह से इस कहानी का सैल्यूट इतना भारी महसूस होता है। यह सिर्फ एक सैन्य सम्मान नहीं था, यह उन रिश्तों के आखिरी बार स्वीकार करना था जिन्हें राजनीति और बंटवारे ने छीन लिया। मंटो यहाँ हमें बहुत गहरी बात कहते हैं कि जंग में अक्सर इंसान नहीं लड़ते, हालात लड़ते हैं, मुल्क लड़ते हैं, और बीच में दोस्ती, मोहब्बत और इंसानियत कुचल दी जाती है। कहानी पढ़ते हुए महसूस होता है कि दोनों किरदार अंदर से अब भी एक दूसरे को अपना मानते हैं, लेकिन वर्दी और फर्ज उन्हें खुलकर इंसान बनने नहीं देते। यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मंटो ने कभी लंबे भाषण नहीं दिए, लेकिन छोटी छोटी बातों से यह एहसास कराया कि पार्टीशन ने सिर्फ जमीनें नहीं बांटी, उसने यादें बांटी, दोस्तियां बांटी और इंसान के दिलों को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया। आखिरी सैल्यूट का एंडिंग इसलिए इतना पावरफुल लगता है क्योंकि यहाँ कोई नहीं जीतता है, न कोई हारता है, बस एक एहसास बचता है कि कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं। और शायद इसी वजह से कहानी खत्म होने के बाद भी उस आखिरी सलाम की गूंज लंबे समय तक दिल में रह जाती है। अगर आपको ऐसी दिल को छूने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी और बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अब कहानियों के अगले सफ़र में किसी नई कहानी के साथ।